फ्रेडरिक्स का जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल है, ये उन मॉडल्स में से एक है जिन्हें हम जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं और उसके ज़रिए से हम एक सोसाइटी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में काम आती है। आज मैं आपके सामने प्रिज्मेटिक साला मॉडल डिफ़ाइन करूंगा, जो एक दफ़ा CSS के पेपर्स में एज़ इट इज़ पूछा भी जा चुका है। और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ आपकी दीगर जो मॉडल्स हैं जिनको हम वक्तन फ़वक्तन स्टडी करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बुनियादी तौर पे फ्रेडरिक्स ने ये किया है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने की कोशिश की और जो कुछ उसकी समझ में आया उसको उसने डिफ़ाइन कर दिया। इसी का नाम उसने रखा प्रिज्मेटिक साला मॉडल। इसमें इसने सोसाइटी को 3 किस्म के ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, जिसमें नंबर 1 है फ्यूज्ड सोसाइटी, नंबर 2 है प्रिज्मेटिक और 3rd है उसमें डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। अच्छा, इसी को अगर आप आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो फ्यूज्ड सोसाइटी वो होती है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी वो होगी जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रही है और डिफ्रैक्टेड वो होगी जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या जिन्हें आप डेवलप कह सकते हैं। यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होंगे वो आ जाएंगे फ्यूज्ड में, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आ जाएगी और फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ आ जाएंगे। तो ये तीनों किस किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसको मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बता दूंगा, इन्हें अपने पास नोट कर लीजिएगा। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह आप ये अंडरस्टैंड करने और एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे कि ये मॉडल बुनियादी तौर पर क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें किस तरह से काम आ सकता है। अब देखिए, जो पहली चीज़ है फ्यूज्ड सोसाइटी उसने बयान की है, या जो ट्रेडिशनल सोसाइटी बयान की है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 ये है कि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब आप ये देख लें कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम वो ऐसे हैं कि जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, या ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। लिहाजा फ्यूज सोसाइटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा। सेकंड जो है वो उसकी जो पॉलिटिकल फैक्शन है उसके बारे में रिग्स ये कहता है कि वो किंग होता है या मोनार्क होता है जो उनको लेके चल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उसका जो ओहदा है या डेजिग्नेशन जैसे हम कहते हैं वो किंग होना ज़रूरी नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक इंसान के अंदर पाई जाने वाली खसलत है जो उसको डिक्टेटर या एक किंग के तौर पे सामने लेके आती है। अगर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी हैं तो बाज़ सूरतों में आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर जो है या जो हुकूमत चलाने वाले हैं उनके अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो डिक्टेटरशिप या किंगशिप होती है। तो ये वो आइडियोलॉजी है, इसको याद रखिएगा और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे अप्लाई करके देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि यहाँ का जो पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है वो वही किंगशिप होती है। इनके पास कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता। सिस्टम से मुराद क्या है कि वो सिस्टम वर्किंग में नहीं होता। सिस्टम तो हर जगह मौजूद है। जब से आपने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिस तरह से हमने एक फ्लड ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ देखा है, ख़ास तौर पे लिबरलिज़म के बारे में, किस तरह से उसको कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया फिर अप्लाई करने की कोशिश की। लिहाजा सिस्टम पॉलिटिकली जो है वो मौजूद होगा और डेमोक्रेसी ही होगी। कोई ऐसा कंट्री भी नहीं है आजकल जो ये कह सके कि जनाब हम या तो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते या हम डेमोक्रेटिक हो नहीं सकते, लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाती है जी प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी वो होती है जो फ्यूज्ड सोसाइटी से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ आ रही होती है। अच्छा, ये स्लो डेवलपमेंट क्या होती है? सबसे पहली चीज़ आपको ये नज़र आएगी कि जो ट्रेडिशंस हैं उनमें से निकल के लोग आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज़म की तरफ आ रहे होते हैं। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, उसमें लोग मुख्तलिफ आवाज़ उठा रहे होते हैं। आवाज़ उठाने वालों में पब्लिक, जनरल पब्लिक जो होती है उसमें जर्नलिस्ट हो सकते हैं, उसमें लॉयर्स हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड जो तंजीमें हैं वो अपना काम करती हैं, NGOs काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यानी जनरल पब्लिक जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है कि ये जो सिस्टम है ये वो नहीं है कि जो ये दिखाया जा रहा है। तो ये हम कहते हैं कि सोसाइटी की एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह अगर आप उस सोसाइटी के रिलीजन के बारे में देखेंगे तो रिलीजन में भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह होती है कि जो रिचुअल्स हैं उनसे निकल कर लोग आइडियोलॉजीज़ की तरफ आ रहे होते हैं इन अ ग्रैंड पर्सपेक्टिव। यानी ये नहीं होता कि उनकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो रिवायात की तरफ रहती है, बल्कि वो आइडियोलॉजीज़ की तरफ आना शुरू करते हैं। वो जो डीप आप यूँ कह लें कि सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन शुरू होती है। उनको ऐसा लगता है कि दीन कोई हमसे बहुत दूर की चीज़ नहीं है जिसको कोई स्पेशल बंदा ही आके हमें समझा सकता है। ये ऐसी चीज़ें जो हम भी, अगर हम साइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, हम फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वाई नॉट रिलीजन। तो एक इस तरह की चीज़ पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कंजर्वेटिवनेस जो है वो ख़त्म होती है, रिजिडनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है।
तीसरी जो चीज़ होती है वो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी होती है। डिफ्रैक्टेड जो है वो वेल डेवलप्ड सोसाइटी होती है। एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उनका इन्हसार होता है। पॉलिटिकल सिस्टम जो उनका होता है वो मोस्टली इस मॉडल के मुताबिक जो है वो डेमोक्रेसी ही होता है और वो अपनी कंप्लीट वैल्यूज़ के साथ वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होता है। रिलीजन के साथ उन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, अलबत्ता पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिवली वो इन्वॉल्व होते हैं और उस सोसाइटी के अंदर पेशेंस आपको नज़र आती है, उसके अंदर एक्सट्रीमिज़म या रिजिडनेस जो है वो नज़र नहीं आती। अच्छा, आगे चल के फ्रेड ये बयान करता है कि आप किसी भी सिस्टम को ले लें तो उस सिस्टम के अंदर फर्दर जो है वो 3 किस्म की डिवीजन्स या सब सिस्टम्स पाए जाते हैं। एक चीज़ उसमें होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दूसरा होता है उनका कल्चर और तीसरा होता है इकोनॉमी। ये तीनों जो हैं वो सब सिस्टम्स कहलाए जाते हैं। यहाँ पे जो इसने टर्मिनोलॉजीज़ बयान की हैं वो जहन में रख लीजिएगा ताकि पेपर में उसी तरह से आप मेंशन कर सकें। फ्यूज सोसाइटी का जो सब सिस्टम होता है उसे चैम्बर कहा गया। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो सब सिस्टम होता है उसको साला नाम दिया गया और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का जो सिस्टम है उसको ऑफिस नाम दिया गया है। ये जो नाम है यहीं से इसका नाम प्रिज्मेटिक साला मॉडल के तौर पे मशहूर हुआ है। अच्छा, अब हम फर्दर ये देखेंगे कि जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल है इसकी फर्दर 3 डिवीजन्स हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1 है जनाब हेट्रोजेनिटी, फिर उसके अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 2 है उसमें फॉर्मलिज्म और 3 है ओवरलैपिंग। हेट्रोजेनिटी से क्या मुराद है? हेट्रोजेनिटी से मुराद ये है, नंबर 1 उसमें यह है कि उनके अंदर मॉडर्न और ट्रेडिशनल फीचर्स दोनों पाए जाएंगे। आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लें, पाकिस्तान की एग्जांपल कोई आप देख लें तो यहाँ पे आपको मॉडर्न सोसाइटी भी नज़र आती है अगर आप बड़े शहरों में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी भी नज़र आएगी। दूसरा, आपको इंटीग्रेशन नज़र नहीं आती बिकॉज पीपल और सोसाइटीज़ आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये चीज़ आप देखेंगे इन तमाम सोसाइटीज़ में कि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे डिवीजन पाई जाती है, स्फीयर किस्म की डिवीजन्स पाई जाती है। और ये सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड ही नहीं है, हर रिलीजन में ही ऐसे ही रहा है। लिहाजा ये जो मॉडल है इसको आपने वर्ल्ड वाइड अप्लाई ज़रूर करना है। पाकिस्तान की एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके और सेकेंडली आप पेपर में जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान को कोट कर सके। दीगर कंट्रीज़ को भी किया जा सकता है। इवन जो सेक्युलर कंट्रीज़ यूँ कह लें कि क्लेम करते हैं कि हम सेक्युलर हैं, उनकी भी सूरत हाल आप देख लें तो उनके अंदर हाईली रिलीजियस डिवीजन्स आपको नज़र आएंगी। अच्छा, तीसरी बात इसमें क्या है कि अनइक्वल डेवलपमेंट होती है। ये मैं हेट्रोजेनिटी के पॉइंट्स बता रहा हूँ। डेवलपमेंट अनइक्वल होगी, कोई एक इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, कोई दूसरा इलाका जो है वो बहुत कम होगा, पसमानदा रह जाएगा। अब अगर आप इसकी डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे देखें, डिवीजन्स की बेसिस पे देखें, प्रोविंस की बेसिस पे देखें, आपको हर जगह ये चीज़ नज़र आएगी। अगर आप पंजाब की एग्जांपल ले लेंगे तो आपको नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब में बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सिंध की एग्जांपल ले लेंगे तो नदरन सिंध आपको पसमानदा नज़र आएगा, सेंट्रल कंपैरेटिवली बेटर नज़र आएगा, साउथ जहाँ पे कराची, हैदराबाद वगैरह वो आपको बहुत बेहतर नज़र आएगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान है, इसी तरीके से केपी। यानी हर प्रोविंस के अंदर अगर आप ओवरऑल प्रोविंसेस को देख लेंगे तो उसमें आपको पंजाब बेहतर नज़र आएगा। फिर आप प्रोविंसेस के अंदर डिवीजन्स की बेस पे देखना शुरू करेंगे तो कुछ डिवीजन ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ कम है। तो ये जो है डिवीजन पाई जाती है कि अनइक्वल डेवलपमेंट होती है, किसी जगह पे ज़्यादा होगी, किसी जगह पे कम होगी। अच्छा, अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर में जो फ़र्क होता है ऐसे कंट्रीज़ में वो क्या होता है, ये हम प्रिज्मेटिक साला मॉडल को पढ़ें। यानी प्रिज्मेटिक साला के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ें। उसमें पहला हेट्रोजेनिटी, जिसमें आखिरी पॉइंट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अर्बन सेक्टर है और रूरल सेक्टर है उसके अंदर जो डिवीजन्स पाई जाती हैं वो कैसे होती है कि अर्बन सेक्टर जो है वो मॉडर्न होता है, हाईली मॉडर्न होता है, मॉडर्निज्म की तरफ उनका रुझान पाया जाता है। लेकिन जो रूरल सेक्टर होता है वो इर्रेशनल होता है, यानी उनके साथ आप ये उनके अंदर ये चीज़ें मॉडर्निज्म या इससे रिलेटेड कोई चीज़ वहाँ पे ना तो पाई जाती है ना ही उनको समझाई जा सकती है। तो ये वो चीज़ होती है जो हेट्रोजेनिटी की 4 मेन पॉइंट्स में आपने मेंशन करने हैं। अच्छा, फॉर्मलिज्म दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी। फॉर्मलिज्म बुनियादी तौर पे फॉर्मेलिटी से, फॉर्मेलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ में आपको फॉर्मेलिटी नज़र आती है, सिर्फ जस्ट लिप सर्विस होती है, प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं अप्लाई हो रही होती। मिसाल के तौर पे हम कवानीन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो कंट्रीज़ होते हैं इनके अंदर कवानीन बनाए तो जाते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, और अगर किए जाते हैं तो जस्ट लिप सर्विस की हद तक होते हैं। यानी जिस पे ज़ोर चलता है उस पे कानून अप्लाई हो जाता है, जिस पे नहीं चलेगा उसको किसी न किसी तरह बीच के रास्ते से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से ये सिर्फ सियासी मामलात में नहीं होता, हर मामले में ये इसी तरीके से होता है। तो जो भी चीज़ आपको नज़र आएगी वो फॉर्मेलिटी के तौर पे नज़र आएगी, एक्चुअली वो वैल्यू वहाँ पे नहीं होती। जैसे मास्क की एग्जांपल आपके सामने है,
अभी कोविड के दिनों में जब ये कहा गया था कि जी सब ने मास्क पहनना है, मास्क के बगैर किसी ने बाहर नहीं निकलना, तो आपने भी बाज़ारों में ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब किसी पर्सनैलिटी ने विज़िट करना होता था, किसी ऑफिशियल ने विज़िट करना होता था, तो पहला जो दुकानदार है वो इशारा कर देता है, आखिरी दुकानदार तक वो इशारे पहुंचते हैं और वो सब के सब फ़ौरन जो है वो मास्क पहन लेते थे। जिस वक्त वो वहाँ से शाही सवारी मैं तो कहूँगा गुजर जाती है, तो उसके बाद दोबारा सूरत हाल वही हो जाती है। लिहाजा ये क्या है, ये वो चीज़ है जिसे आप फॉर्मेलिटी कहते हैं। लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया इस चीज़ को कि ये हमारे हक़ में बेहतर है, लोगों ने जस्ट उसको फॉर्मली इम्प्लीमेंट कर लिया। इसी तरीके से पॉलिसीज़ को देख लें आप, एजुकेशन की पॉलिसी या हेल्थ की पॉलिसी है, जितनी पॉलिसीज़ आती हैं वो सब की सब जस्ट लिप सर्विस की हद तक होती है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती। अच्छा, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस किस्म की कंट्रीज़ और सोसाइटीज़ को समझने में, वो ओवरलैपिंग है। यानी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप कर रही होती हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। आप ये देखेंगे कि लोग जो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स में उनके कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये पश्तून है। इसी तरीके से उनके जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं वो पॉलिटिकल में ओवरलैप करने लग जाएंगे। उनको इकोनॉमी पे एतराज़ होगा, वो पॉलिटिक्स की बात शुरू कर देंगे। उन्हें पॉलिटिक्स पे एतराज़ होगा तो वो कहेंगे इनकी इकॉनमी का भी यही हाल होगा। इसी तरीके से कल्चर, इकॉनमी जब इफ़ेक्ट होना शुरू होगी वो उसमें कल्चर को ले आएंगे, फिर वो उसमें रिलीजन को ले आएंगे। हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके एनालिसिस करने की कैपेसिटी एज ए होल लोगों के अंदर नहीं होती। यानी अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आपके जहन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कल्चरली ये जो हमारा लीडर है ये सिंधी है, पंजाबी है, पश्तून है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी विद रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान डिस्कस होनी चाहिए। उस सूरत में फिर ये नहीं होता कि बजट आने से पहले कह दिया जाए इस बजट पे हम एतराज़ करेंगे और गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे, आने से पहले। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ये वो डिफरेंसेस हैं जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और वो इकॉनमी में शो हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले। नंबर सेकंड है को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स। इससे क्या मुराद है? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यानी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आज भी अगर आप पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनको किस तरह यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। जबकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाएँ और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो रही हैं, उनकी भी सूरत हाल आप देख लीजिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सबको देखेंगे तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच का पता लग जाएगा। अभी तक वही आपको फाइल सिस्टम बहुत सीधा किस्म का नज़र आएगा, उसी तरह की डीलिंग टैक्टिक्स आपको नज़र आएंगे, उसी तरह से ब्राइबरी का कंसेप्ट आपको नज़र आएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ नहीं नज़र आएगी। ये क्या है? दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही है, मॉडर्न सिस्टम भी को एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रेडिशनल भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद आखिरी चीज़ इसमें क्या है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी नज़र आएगी, रूरल एरियाज़ में आपको ट्रेडिशनल नज़र आ जाएगी। यानी जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके साथ साथ आप ये देखेंगे, अच्छा सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है, अगर आप एग्रीकल्चर में भी देख लें कि जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनके अंदर जो एग्रीकल्चर का निज़ाम है इवन वो भी मॉडर्नाइज होता है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही होती है। रूरल एरियाज़ में वो उस तरह का नहीं होता। तो यहाँ तक जनाब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रिज्मेटिक साला मॉडल की वो क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। पहला क्रिटिसिज्म इस पे ये है कि इट इज़ एन इक्विलिब्रियम मॉडल एंड इट कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन एनी चेंज। यानी ये जस्ट एक मॉडल है जो हमें ये बता देता है कि सोसाइटीज़ किस किस किस्म की हैं। हम इस मॉडल की मदद से ये नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकली कोई सोल्यूशन इसमें नहीं दिया गया कि अब हमने चेंज कैसे पैदा करनी है। और नंबर सेकंड जो इस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका प्रॉपर मेजरमेंट लेवल नहीं बताया गया। जैसे हमने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या ट्रांसफॉर्मिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा तो वो तो बड़ी तफसील से इन्होंने बयान किया है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इस तरह के हैं जिसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर मेजरमेंट ना होने की वजह से उनको यहाँ पे बयान नहीं किया गया। जस्ट अगर आप सिस्टम्स की बात करते हैं या बज़ाहिर देखे जाने की बात करते हैं तो उसमें तो फॉर्मेलिटी की जो बात हमने यहाँ पे की थी वो फॉर्मेलिटी जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल में है वो आपको बाहर भी नज़र आती है। यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ही सिर्फ आप चेक कर लेते हैं इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा कि क्राइम की जो रेशो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो अंडर डेवलप्ड कंट्री से कहीं ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पे मेजर नहीं किया गया। दैट इज़ जस्ट वन एग्जांपल। तो इस तरह की इस क्रिटिसिज्म में जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस तरह से जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो नहीं की गई है इस सिस्टम के लिए।
तो जनाब आज हमने प्रिज्मेटिक साला मॉडल को पढ़ा है, उसके मेन फीचर्स को देखा है और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसको स्टडी किया है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।